दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। मातृभूमि युवा परिषद द्वारा माधवगंज क्षेत्र में कराया गया राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने सुना कवियों को। भगवान झूलेलाल की जयंती सिंधी पंचायत समाज ने मनाई धूमधाम से। शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। सिंधी समाज के सभी लोग रहे शामिल। जिला कांग्रेस कमेटी ने रखी प्रेस वार्ता। पत्रकारों से हुए रूबरू। वर्तमान भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। अब खबर विस्तार से। माधवगंज चौराहा क्षेत्र में मातृभूमि युवा परिषद द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के दौरान कवियों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोतागण पहुंचे और कवियों को सुना। नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है। नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। चुनती गरीबी है सदैव श्रम साधनों को। अमीरी सदैव मौज शेर चुन लेती है। अमीरी सदैव मौज शेर चुन लेती है। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली। ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है और जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन तो प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। दादा ने कहा कि वापस पढ़ो। मैं चाहता हूं वापस अगर सुनना चाहते तो एक पीछे तक तालियां प्रणाम करता हूं अपनी विदिशा की जनता को कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है। नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है कि सत्य चुनता सदैव। बहुत बहुत आभार। मंच पर एकमात्र नारी शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो देश में आजकल चल रहा है, कोई भी आफ्ताब हमारी बहन श्रद्धा को टुकड़ों में काट देता है तब हृदय को पीड़ा होती है। तब मैं आप सबकी बहनों तक, हमारे देश की बेटियों तक अपनी एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आज की बेटी को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। मेरी बात अपने घर तक लेके जाइएगा, रखती हूँ, सुनेगा कि पायल की छन छन न हो, दानव संहार जरूरी है। पायल की छन छन न हो, दानव संहार जरूरी है। कहाँ निकलिए मोहल्ले बना बना के। पायल की छन छन न हो, दानव संहार जरूरी है। पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप रंग देश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश।
दास राम भक्त की जगी तो रंग को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। अगर मेरी एक कविता की पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो और बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। क्योंकि बहुत बारीक बात कह रहा हूं, मुझे पता है आपकी चेतना मिलेगी। सुविधाओं, नौजवान मित्र भी सुने, सुविधाओं की बात करने वाला व्यक्ति, ठीक कर दूं इसको, केवल सुविधाओं की बात करने वाला व्यक्ति कभी भी इस देश के बलिदान को सम्मान नहीं दे पाएगा। अगली टिप्पणी पे आनंद लेना। बाबा जी इतने कलाकार है कि पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। अच्छा, बाबा रामदेव और मेरी तो कट्टर दुश्मनी भाई साहब, एकदम कट्टर दुश्मनी। क्योंकि आप देखो बाबा जी बैठे दिल्ली में, आंदोलन किया, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी कट्टर दुश्मनी इसलिए क्योंकि आज से 17 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी के पिताजी का इलाज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से मैं इसको भगा के लाया। अपना ले तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की आधी विपत्तियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तब पढ़ता हूं कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। चुनती गरीबी है सदैव श्रम साधनों को, अमीरी सदैव मौज शेर चुन लेती है, अमीरी सदैव मौज शेर चुन लेती है। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली, अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली। ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है, और जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन, तो प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। कुछ कह दिया हो तो फिर यहाँ पर वो हो जाए जो रात को कर्मशी में था। 30,000 लोग सामने थे। पहली 4 पंक्तियों पर अनिलानंद जी ने आकर जब मुझे माल्यार्पण किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने संतों के इस रंग की रक्षा में जो 4 पंक्तियां लिखी, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। सुना रहा हूं, सुनिएगा। ऋग्वेद सामवेद यही तो यजुर। सिंधी पंचायत द्वारा भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर नगर के मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में सिंधी समाज की महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हुए। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत भी हुआ। सिंधी समाज के लोगों ने झूलेलाल जयंती हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से धूमधाम से मनाई। समाज के वरिष्ठ भी शामिल रहे।
शकी शाबाश ओ झूले लाल शकी शाबाश ओ लाल मुनी बत्ते रखी करा झूले लाल सिमरी लाल शकी शाबाश ओ झूले लाल शकी शाबाश ओ झूले लाल शकी शाबाश लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इकाई द्वारा अलग अलग मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पहली, अतिवृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान और दूसरा, अनाज तुलाई केंद्रों की दूरी। वहीं गंज बासोदा के किसानों ने बताया कि उनका तुलाई केंद्र 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बना दिया। करीब 10 गांवों के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसान नेता राहुल ने मीडिया से की चर्चा। जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार किसान जो पीड़ित किसान है उनको हम ना तो ऋण लेंगे ना किस्त भरवाएंगे। पीड़ित कौन है हमको कैसे पता चलेगा कि भाई अतिवृष्टि वाले को पीड़ित मान देंगे। एक और बात देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं। इस महीने में लगातार 4 से 5 बार विदिशा जिले में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि देखने में ये आ रहा है कि ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में तो कलेक्टर साहब भी गए हैं, एसडीएम भी गए, लेकिन जो अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ वहाँ कोई सर्वे नहीं हो रहा। वो सारे किसान आज हमारे साथ हैं, अपनी पीड़ा को लेके आए हैं, क्योंकि अगर मान लो ओला नहीं गिरता तो अतिवृष्टि का सर्वे कराते नहीं कराते। और अगर प्रशासन के पास अमला नहीं है तो बहुत सारे बेरोजगार नौजवान लट खा रहे हैं भोपाल में, उनको पटवारी बना दो। दूसरा, ये देखने में आ रहा है कि सीएम साहब ने परसों ये कहा कि 32,000 रुपये हेक्टेयर 50% से ज़्यादा के नुकसान वाले किसान को देंगे। तो भैया जो 50 से कम नुकसान वाला है उसको क्या मिलने वाला ये भी बता दो। फिर वो कह रहे हैं कि जिनके फसल में पीड़ित किसान है उससे हम ब्याज नहीं लेंगे, उससे हम ऋण नहीं लेंगे। 31 मार्च हमारी डेडलाइन आने वाली है। अब तुम्हारी नज़र में कौन पीड़ित है कौन नहीं है ये भी हमें बता दो, ये जानने हम कलेक्टर साहब से आए। दूसरा, ओला पट्टी पकड़ के चलता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे हल्का में एक साथ ओला गिर जाए, इसलिए खेत को ही इकाई मान के सर्वे करा जाए। इस मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जो सवाल हमारे हैं हम बाल लेके आए। भैया ये देखो, ये अतिवृष्टि में आड़ी हो गई फसलों के नुकसान, क्या ये नुकसान नहीं है? अतिवृष्टि में ये लोग कहते हैं कि गेहूं की फसल आड़ी हो जाएगी तो क्रॉप कटिंग सर्वे में देखेंगे। क्यों देखोगे क्रॉप कटिंग सर्वे में? जब आपको पता है कि बाल जब आड़ी होती है और नीचे जब सूरज की तौशनी पड़ेगी भाप बन के पूरी बाल सड़ जाएगी। चना सड़ गया है, हमारा पड़ा हुआ धनिया काला हो गया है, मसूर पूरी नष्ट हो चुकी है, हमारी सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। जब प्रथम दृष्टया में सारी चीजें दिख रही हैं तो हम मांग करने आए कि साहब कम से कम पहली किस्त तो रिलीज कर दो 31 तारीख से पहले, ताकि हम अपनी किस्त जमा कर दें। और अगर पहली किस्त रिलीज नहीं कर रहे हो तो अविलंब 31 तारीख की डेट बढ़ाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि इस जिले के रसूखदार लोगों के प्रेशर में आके हमारे तुलाई केंद्र शिफ्ट कर दिए जाते हैं। भाई आज तुलाई केंद्र मेरे गाँव के पास है, कल मेरा तुलाई केंद्र पहुंच गया 12 किलोमीटर। पूछो तो कहते हैं साहब ये नियमावली में आता है। तो हम वो नियमावली कलेक्टर साहब से जानने आए हैं कि ऐसी कैसी नियमावली है कि करैया हाट के एक वेयर हाउस में पिछले साल तुलाई हुई, अब वो वेयर हाउस भर गया, हम मानते उसमें तुलाई नहीं होगी, तो दूसरा खाली वेयर हाउस करैया हाट गांव में पड़ा है, आप उसमें केंद्र बना दो। आपने 12 किलोमीटर दूर रोड पे वो भी हाईवे पे क्यों बना दिया? हम इंसान नहीं है कि साहब हाईवे पे ट्रक निकलते हैं धूप में बैठे रहेंगे। दूसरा, 68 का मामला है, बासोदा तहसील का है ना, वहां पे भी यही किया है। जब हमारे गांवों में वेयर हाउस बन रहे हैं, किसानों के लोग, किसानों के बच्चे अपना सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, तो फिर रसूखदार लोगों के यही वेयर हाउस का केंद्र बनाया जाएगा। ये कौन सा नियमावली है? वो नियमावली हम कलेक्टर साहब से आज समझने आए हैं और ये सारे सवाल के जवाब लेके जाएंगे। आपके सवाल और मांग पूरी न होने पर क्या? अगर हमारे सवाल और मांग पूरे नहीं हुए तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। विदिशा जिले में गनमन बहुत सारे हाईवे हैं, एक आध हाईवे पकड़ के तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये सारी मांगे
छह सूत्रीय मांगों को लेकर मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक सचिव महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अब की चोट करारी है, हर बार की बारी है, अब की चोट करारी है, हर बार की बारी है, हम सब पचौरी है। मैं ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में आए लोग आप ज्ञापन देने के लिए? हमारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण के संबंध में 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में ग्राम रोजगार सहायक संगठन ग्राम रोजगार सहायक महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आज जिले के हम सभी ग्राम रोजगार सहायक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसी के साथ में आज से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो शुरू हुई है उसकी सूचना पत्र हम माननीय कलेक्टर महोदय को देने के लिए। मुख्य मांग हमारी है कि जिला संवर्ग में सहायक सचिव में संविलियन कर नियमितीकरण किया जाए, ये हमारी एक मुख्य मांग है। दूसरा, 10 सालों से ग्राम रोजगार सहायक एक ही पंचायत में है, आपसी सहमति से ग्राम रोजगार सहायकों का स्थानांतरण हो सके, ये हमारी द्वितीय मांग है। ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो, ये हमारी तीसरी मांग है। पीएफ का प्रावधान हो, पूर्व की भांति उदाहरण दतिया में काटा जाता था पीएफ, हमारा एक जिले में दतिया में कलेक्टर महोदय के आदेश से काटा जाता था, वो पूरे 51 जिलों में पीएफ का प्रावधान हो और ग्राम रोजगार सहायकों की अभी सेवा समाप्त की जाती है, सेवा समाप्ति के स्थान पर निलंबन किया जाए एवं निलंबन अवधि में गुजारा भत्ता दिया जाए। मैं विदिशा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर ग्राम रोजगार सहायक संगठन द्वारा हड़ताल की जा रही है। हड़ताल में करने का मेन उद्देश्य बस यही है कि आज की हड़ताल पर जाने से क्या कार्य प्रभावित होंगे ये बता दें। ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों पर ग्राम रोजगार सहायक के हड़ताल पर जाने पर प्रभाव पड़ेगा। लाडली बहना योजना जो कि मेन अभी सरकार के उसमें है, उसमें पूरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। ग्राम रोजगार सहायक आज की डेट में रीढ़ की हड्डी के समान हो गया है ग्राम पंचायत में, जो कि पूरी तरीके से कार्य करता है। कोई ऐसा ग्राम रोजगार सहायक नहीं है जिसके पास कम से कम एक दिन में 50 कॉल ना आते हो ग्राम पंचायत से, और ग्राम पंचायत में बैठने के बाद भी। तो आज से आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा प्रदेश हमारा हड़ताल पर। कितने रोजगार सहायक होंगे आपके इसमें? हमारे विदिशा में 84-86 रोजगार सहायक हैं जो कि पूरे आज कलमबंद हड़ताल पर पहुंच गए हैं। उस हड़ताल पर जाने का मुख्य जो कारण है वो सरकार खुद हम पे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि आज की दिनांक में 9000 में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसका भरण पोषण हो सके। 23 मार्च को मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा युवा नीति घोषित करने की पहल की गई है, जबकि वर्तमान सरकार के समय भी युवाओं की बेरोजगारियों की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सलाहकारी, डॉक्टर मेहताब सिंह यादव ने वर्तमान सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुए। मुआवजे की राशि तुरंत डालें, बीमे की राशि अलग दिलाएं, बीमे की राशि में भी जो विसंगति है उसको दूर करवाएं। अभी तक जो बीमे की राशि किसानों को मिलती है वो 3 साल के औसत उपज के मान से मिलती है, लेकिन हमारा ये निवेदन है सरकार से कि जिस साल बीमा हो, जिस साल फसल में नुकसान हो, खेत सर्वे हो और जिस खेत में नुकसान हुआ है उसे पूरी राशि फसल की दी जाना चाहिए। सम इंश्योर्ड अमाउंट आप 2,13,000 रुपये से ज़्यादा किसी किसान का नहीं है, तो बीमे की राशि भी किसान को 2,13,000 से ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन उनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, प्रीमियम आप ज़्यादा ले लो। और इस बीमा कंपनी को सरकार को बंद करना चाहिए। ये छलावा है कि किसानों के साथ। किसान प्रीमियम देता है, राज्य सरकार प्रीमियम देती है, केंद्र सरकार बीमा कंपनी को प्रीमियम देती है। टोटल कितने पैसे मिलते हैं? 762 करोड़ रुपए। बीमा कंपनी कहती है हम घाटे में, और मुआवजा कितने बांटती है बीमा कंपनी? क्षतिपूर्ति 250 करोड़ रुपये। ये हालत जनता की इस सरकार ने बना रखी है। हमारा निवेदन है माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि जो फसलें कटी खेत में पड़ी उनमें पानी भरने से चने दोबारा उग गया है, उनका सर्वे कराएं। उसका आपका ना तो जिला प्रशासन कोई जवाब दे रहा है और ना आप स्वयं दे के गए यहाँ पे किसानों के बीच में। जो फसलें आ गया है उसमें जो भी आंकड़े दिए ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारे द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन लगाए जाते हैं सभी विधायकों के द्वारा, और जो
सरकार जवाब देती है, उसका संकलन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है और वो आंकड़े जारी करती है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या युवा कर रहे हैं और सरकार एक युवा नीति बनाने की बात कर रही है। आत्महत्या का कारण क्या हुआ है, उसकी वजह बता। डिप्रेशन। किस तरीके का डिप्रेशन, क्या वजह? मैंने बताया था आपको कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 82,100 रुपये स्कॉलरशिप घोषित की। जब 2 साल तक नहीं मिली, तीसरी साल इन्होंने आंदोलन किए छात्रों ने, तो ये कह दिया गया कि प्राइवेट कॉलेज जो गवर्नमेंट एडेड है उन्हें 28,500 दी जाएगी। युवाओं की आज घोषणा की थी कि युवा नीति की घोषणा करने वाले थे, उसमें काफ़ी युवाओं को भोपाल बुलाया, लेकिन ऐसी कोई युवा नीति की घोषणा नहीं हो पाई। और हमारा कहना ये है कि पिछले उनके शासनकाल में जो दुर्गति हुई है युवकों को, रोजगार की व्यापक घोटाले हुए और जो एक नई जो आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो हमको चिंतित करें, और उस वजह से हमारे प्रदेश कांग्रेस ने ये हमको निर्देशित किया कि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये इनकी पोल खोली जाए। उसके संदर्भ में हम लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब पधारे, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि युवा नीति आज 18 साल से क्यों नहीं बन पाई। ये शिवराज सिंह जी से प्रश्न किया है हम लोगों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने, और ये युवा नीति के नाम से फिर से झूठी घोषणाएं कर रहे हैं घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में। और आज लोगों को युवा नीति की ज़रूरत नहीं है, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है। आज 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, नौजवान भी हैं, शहर के भी हैं, गांव के हैं। और यदि हम 50% युवा आबादी मानते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये प्रतिशत बेरोजगारों का 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये गंभीर समस्या है, और इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करके बाहर की एजेंसियों को लगाकर ये उन्हें ठेके पे दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, उनके थ्रू स्क्रूटनी करवा रहे हैं, उनके थ्रू चयन करवा रहे हैं। व्यापार में भ्रष्टाचार हुआ, अब उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। 25,000 का टारगेट एक बम्बई की कंपनी को दिया था और उसमें से पूरा हुआ मुश्किल से 4,000 लोगों का चयन हो पाया। उसमें नौकरी कितने को लगी ये आज तक अभी फिगर नहीं है, और करोड़ों रुपया उनका पेमेंट हो गया। काहे की युवा नीति, काहे का रोजगार? अरे तुम मध्य प्रदेश में जितने खाली स्थान पड़े हैं, 1,25,000 सरकारी नौकरियां पड़ी हैं, ये तो दे दो आप पहले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और निकालो, हर साल कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए। इस पे ध्यान दो। हर प्रदेश में, प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारा ये सब काम अच्छे व्यवस्थित तरीके से हो। और ओलावृष्टि का तो हाल देखा ही है। वोटर हमारी फाइनल हुई है, इसमें 39% टोटल वोटर है, उनमें मोर देन 50% जो वोटर हैं वो 39 की एज से कम के हैं। उनको हिप्नोटाइज कर, उन्हें गुमराह कर, उनको सब दिमाग दिखाकर, उनको भरोसे में लेकर उन वोटरों को हथियाने के लिए उन्होंने जो कार्रवाई की है, जो आज सम्मेलन बुलाया है, वो वोट हथियाने के लिए बुलाया है। यही उनकी निगाह है, यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस बात पर खुद ध्यान दें। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बालाजी पैराडाइज प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन 7 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कथा स्थल पर यज्ञशाला का निर्माण प्रयागराज से निषाद समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं घर घर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं। बटुक महाराज से हुई चर्चा। चाचा बताइए मुझे थोड़ी देर। चलो 8-10 लोग हैं, 15 में किसी गाड़ी में हाँ, और उसके बाद 72 फुट हो जाए, 72 की जगह छोड़ के हम पहले 72 में 10 फुट आगे साथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? इलाहाबाद प्रयागराज। और कितने लोग आए वहाँ से? ये हम लोग 8-9 लोग आए हैं। यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं आप? ये यहाँ हवन होने वाला है जी। कौन आ रहा है यहाँ पर? ये आ रहे हैं, क्या नाम है? बरगढ़ महाराज आ रहे हैं। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बाबा। तो आप कितने जने आए यहाँ पर लगभग?
8-9 लोग आए। कितने समय से ये आप मंडप तैयार कर रहे हैं? होली से 1 हफ्ता पहले से काम चल रहा है जी। अभी 4-5 दिन और लगेगा जी। तो इसके अलावा और भी कहीं आपने इस तरीके का मंडप तैयार किए हैं? हाँ, बहुत जगह किए हैं। अच्छा। अयोध्या, श्रीलंका, अच्छा, और इधर क्या बोलते हैं, कहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू, छत्तीसगढ़। कहाँ रहते हैं आप लोग? इलाहाबाद, प्रयागराज। यहाँ पर किस तरीके का ये मंडप तैयार हो रहा है? यहाँ हवन कुंड होगा, अभिषेक। कौन आ रहा है यहाँ पर? बागेश्वर धाम महाराज। अच्छा, कब आएंगे? ये आएंगे 6 तारीख को। तो आप लोग यहाँ पर जो मंडप तैयार कर रहे हैं, इसके पहले आप कहाँ कहाँ तैयार कर चुके हैं? बहुत जगह किए, छत्तीसगढ़ में भी करके आए हैं। 3 करोड़ शिवलिंग का अभिषेक हुआ है। अयोध्या में किए हैं, वृंदावन किए हैं, और जम्मू में किए हैं। बहुत बढ़िया। मेरा परिचय पंडित अंकित कृष्ण तैनगुरिया, मैं गुलाबगंज के पास चित्राएं का रहने वाला हूँ जी। ये कौन सा स्थल है और यहाँ पर क्या आयोजन होने वाला है और कब होगा और कब तक चलेगा? जी, ये संपूर्ण परिसर बालाजी पैराडाइज के नाम से विख्यात है। इस संपूर्ण परिसर में बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में दिनांक 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, संत समागम एवं विश्व के सुप्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र जी की भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें सर्वप्रथम 6 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो देवी के बाग से होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। इस भव्य धार्मिक आयोजन में कौन कौन धार्मिक संत इस पधारे हैं? जी, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक वर्तमान समय के युवा क्रांतिकारी संत पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में 7 अप्रैल को श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, भारतवर्ष के श्रीमद् भागवत के गौरव पंडित श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, इसी कथा के मध्य में पूज्य सदगुरुदेव श्री नांगर जी के सुपुत्र श्री प्रभु जी नांगर, इंद्रेश उपाध्याय जी और भी भारतवर्ष के अनेक महापुरुष इस उत्सव में अपनी आहुति प्रदान करने पधार रहे हैं। गुरु जी, जो कथा स्थल है ये लगभग कितने एकड़ में या कितने बीघा में या कितने उसमें होगी सर? लगभग कथा स्थल के लिए 28 बीघा की ज़मीन को चिन्हित किया गया है। इस संपूर्ण परिसर में लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की जा रही है। कथा स्थल के अलावा और भी जैसे कि यज्ञशाला की बात करें या भोजनशाला की बात करें या मेला की बात करें, उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी, लगभग 12 बीघा के परिसर में श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ आयोजित हो रहा है, 21 कुंडी यज्ञ आयोजित हो रहा है, जिसमें लगभग 12 बीघा में इसकी व्यवस्था की गई है। और अन्नपूर्णा जहाँ प्रतिदिन प्रसादी वितरण होगा, लगभग 8 बीघा के परिसर में अन्नपूर्णा की प्रसादी की व्यवस्था की गई है और लगभग 12 बीघा में ही मेले की व्यवस्था की गई है। और भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, जैसे पेयजल व्यवस्था है, किस तरीके से अपन मैनेज करेंगे? संपूर्ण कथा परिसर में यज्ञ मंडप के परिसर में आयोजन समिति की ओर से 15 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए चारों ओर पार्किंग को चिन्हित किया गया है और सारी व्यवस्थाएं आयोजन समिति के द्वारा की जा रही है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।